हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन गार्गी क्लासेज। आज आपके लिए यानी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो कि डिमांड थी, इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है। इस इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में जहाँ तक देखिए मैंने हिंदी मीडियम के वीडियोज़, हिंदी के लिए वीडियोज़ बनाए हैं संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के, वहाँ तक तो आप मैं फिर से वीडियो बना के दूंगा आपको। इंग्लिश में आपको ये पीपीटी फाइल मिलेंगी। अभी आज जो नेक्स्ट टॉपिक था वहीं से मैंने स्टार्ट किया है, तो प्रेसिडेंट से अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। वास्तव में ये जो टॉपिक है वो यूनियन गवर्नमेंट जो पार्ट 5 में है उसके बारे में, पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। तो पार्ट 5 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इंडियन पॉलिटी पार्ट 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। यूनियन गवर्नमेंट टॉपिक है और यूनियन गवर्नमेंट में पहला टॉपिक है प्रेसिडेंट। देखिए, आपके बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होंगे। जो भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो टॉपिक हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। आपको इसी वीडियो में इस स्टैंडर्ड का, इस लेवल का आभास हो जाएगा, पता चलेगा। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट की यदि अपन बात करते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट दुनिया में किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल हो, चाहे पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, चाहे यूनिटरी सिस्टम हो, हर प्रकार की गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 एग्जीक्यूटिव, जिसे अपन बोलते हैं कार्यपालिका। सेकंड है लेजिस्लेटिव, विधायिका। और तीसरा है जुडिशरी, न्यायपालिका। ये 3 पार्ट होते हैं किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट के। और चौथा पार्ट कहा जाता है मीडिया को। और आजकल किसी भी देश का 5वां स्तंभ या 5th पार्ट, 5th पॉल कहा जाता है सोशल मीडिया को। तो ये 3 तो ऑथेंटिक है जो अपने को अपने सिलेबस के अंदर पढ़ने हैं, सिलेबस के टॉपिक हैं। और जो 2 मैंने बताए हैं ये क्वेश्चंस आते हैं कि लोकतंत्र का एंड डेमोक्रेसी का 4th पिलर क्या है, तो मीडिया है। और आजकल क्वेश्चन ये भी बनने लगा है कि 5th पिलर किसे कहा जाता है, तो 5th पिलर है सोशल मीडिया। तो यहाँ पर अपन जो चर्चा करने वाले हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट में पहला टॉपिक है एग्जीक्यूटिव। 3 पार्ट होते हैं। पहला है इसमें एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में यानी कानून बनाने वाली जो संस्था होती है, जो लॉ मेकिंग का काम करती है, वो है लेजिस्लेटिव। और बने हुए कानूनों को इम्प्लीमेंट करवाने का जो काम है, जो लॉज बना दिए हैं लेजिस्लेटिव ने, इन लॉज को लागू करने का जो काम है ये होता है एग्जीक्यूटिव का। तो एग्जीक्यूटिव यदि भारत के संदर्भ में अपन बात करें तो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, जिनको अपन पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत किन किन को पढ़ेंगे, देखिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। ये भाग 5th में है, पार्ट 5th में अपन पढ़ेंगे इनको, और ये एग्जीक्यूटिव में शामिल है। इसके अलावा लास्ट में अपन पढ़ेंगे के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, 148 आर्टिकल है, ये भी पार्ट 5th में ही आता है, एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है। फिर अपन बात करें लेजिस्लेटिव, यानी जो लॉ मेकिंग वाली इंस्टीट्यूशन है उसे लेजिस्लेटिव कहा जाता है। दुनिया में किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था हो, किसी भी प्रकार की गवर्नेंस हो, चाहे राजतंत्र रहा हो या आज डेमोक्रेसी का टाइम हो, राजा महाराजाओं का टाइम हो, ये 3 प्रकार की संस्थाएं हर देश में होती है। चाहे कम्युनिस्ट चाइना हो, चाहे डेमोक्रेटिक अमेरिका हो या कोई भी कंट्री हो, हर प्रकार के जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, इसके 3 ही काम होते हैं: कानून बनाना, बने हुए कानूनों को लागू करवाना और कानूनों की व्याख्या करना। और कानून की व्याख्या करने का काम होता है जुडिशरी का। अब इसमें पहला टॉपिक अपना एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे अपन प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट के बारे में भाग 5th में आर्टिकल 52 से 78 के अंतर्गत बताया गया है, ठीक है। और इसके अलावा जो के बारे में अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 148 से 151 के बारे में।
तो आर्टिकल 52 से 58 के बीच यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है, या यूँ कहिए यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है। तो 52 से 78 तक है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में पहला टॉपिक है प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 ये कहता है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 53 ये कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर आर इन या विल बी इन प्रेसिडेंट, यानी जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी वो सब प्रेसिडेंट में होंगी। प्रेसिडेंट चाहे तो उनका प्रयोग खुद करेगा, और यदि वह चाहे तो उसके जो सबऑर्डिनेट हैं उनके माध्यम से इसको यूज में ले सकता है, इस शक्ति को, इस पावर को। सबऑर्डिनेट, अब सबऑर्डिनेट कौन है? तो जो एग्जीक्यूटिव में अपने देखा है प्रेसिडेंट के अलावा जो है वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, केग, ये प्रेसिडेंट के सबऑर्डिनेट हैं। या इनके अलावा अपन देखेंगे आगे, आयोग पढ़ेंगे, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, शेड्यूल कास्ट कमीशन, ये जो भी आयोग हैं ये सब इनके जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, यूपीएससी है, यूपीएससी चेयरमैन है, यूपीएससी मेंबर्स हैं, ये सब सबऑर्डिनेट हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर वापस समझना, आर्टिकल 53 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एग्जीक्यूटिव पावर किस में होती हैं। तो ऑल एग्जीक्यूटिव पावर इंक्लूड इन प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट इनको खुद भी यूज ले सकता है या अपने सबऑर्डिनेट के माध्यम से भी इनका प्रयोग करता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि रियल में एग्जीक्यूटिव पावर किस में है फिर? प्रेसिडेंट अपन देखते हैं कि अपने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि अपने यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया गया है। जबकि अमेरिका में अपन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं सुनते हैं, वहाँ पे कर्ता धर्ता जो है वो प्रेसिडेंट होता है, यानी वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो किया गया है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है। एक गवर्नमेंट जिसको अपन बोलते हैं यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात करेंगे अपन, तो ये अपने संविधान का है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है प्रेसिडेंट। और रियल में इस एग्जीक्यूटिव पावर को यूज में कौन ले रहा है? तो दूसरी गवर्नमेंट इसके पैरेलल काम करती है, ये है प्राइम मिनिस्टर। तो दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक ही होता है प्रेसिडेंट, जबकि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दो प्रकार की सरकारें कार्य करती हैं। तो जब क्वेश्चन आए डायरेक्टली पूछे कि एग्जीक्यूटिव पावर किस में होती है, तो प्रेसिडेंट में होती है। और जब ये पूछा जाए कि रियल में एग्जीक्यूटिव पावर का प्रयोग कौन करता है, तो रियल में एग्जीक्यूटिव पावर का प्रयोग किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। आगे चलते हैं अपन। ये यूनियन गवर्नमेंट के बारे में मैंने बताया है कि यूनियन गवर्नमेंट के पार्ट 5 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये रोमन लिपि में लिखा हुआ आता है जब क्वेश्चन आता है कि यूनियन गवर्नमेंट किस भाग में है, किस पार्ट में है। तो जब ऑप्शन दिए जाते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम में, तो 5th इन रोमन में लिखा हुआ आता है। तो यूनियन गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव पावर आर्टिकल 52 से स्टार्ट है, 78 तक है। इसमें शामिल कौन कौन है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की योग्यता क्या है? तो सबसे पहले तो जैसा कि अपन जानते हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसने अपने 35 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हों। वह योग्य होना चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने का। ध्यान रखिए, लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, बल्कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो लोकसभा का मेंबर है और प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो उसे रिज़ाइन देना पड़ेगा मेंबर ऑफ लोकसभा से, लेकिन वह क्वालिफाइड होना चाहिए। इसका मतलब ये है, विजय माल्या जो कि राज्यसभा का मेंबर रह चुका था, आज यदि विजय माल्या भारत का प्रेसिडेंट रहना चाहे तो वह नहीं रह सकता है, क्योंकि वह लोकसभा का मेंबर भी नहीं बन सकता है। इसके लिए दो कानून बने हुए हैं अपने
प्रेसिडेंट एक्ट 1952 और रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, ये 3 कानून हैं। इनमें ऐसा उल्लेख है कि क्या योग्यता होगी, कौन नहीं बन सकता है। इनमें अलग अलग, जैसे किसी के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है, किसी पर सिविल केस चल रहा है, तो वह कौन सा इलेक्शन लड़ सकता है, कौन सा नहीं लड़ सकता है, किन कंडीशंस में, वो पूरा जो वर्णन है वो इन एक्ट्स में दिया गया है। प्रेसिडेंट एक्ट 1952, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 एंड 1951, ये 3 एक्ट इम्पोर्टेंट हैं। आगे अपन देखें तो वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। किसी भी प्रॉफिट के जो पोस्ट है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब उसने फॉर्म फिल कर रहा है तो उसको 50 तो इलेक्टर चाहिए होते हैं और 50 ही उसको सेकेंडर्स चाहिए होते हैं, यानी जो सब्सक्राइब्ड हों, प्रस्ताव लेकर के आए, सब्सक्राइब करें कि हम इस व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, और दूसरे हों जो कि उसको प्रपोज करें, उसका समर्थन कर दें कि हम इसका समर्थन करते हैं। ये कौन होंगे? ये वो लोग होंगे जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेंगे। तो ऐसे 100 लोग होने चाहिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेने वाले लोगों को। आगे देखेंगे अपन, इलेक्टेड एमएलए और इलेक्टेड एमपीज होते हैं। तो इसका मतलब है कि 100 ऐसे सदस्य होने चाहिए जो विधानसभा के या राज्यसभा के सदस्यों, अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए। एक ही व्यक्ति सब्सक्राइब और प्रपोजर्स नहीं हो सकता है। और 15,000 रुपीज़ उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। ये सिक्योरिटी आरबीआई के अंदर डिपॉजिट की जाती है, जो कि यदि इसे 1/6 मत नहीं मिलते हैं, 1/6 वोटिंग नहीं मिलती है, तो ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट है ये आरबीआई द्वारा जब्त कर लिया जाता है। और यदि वह इतने मत प्राप्त कर लेता है, 1/6 मत प्राप्त कर लेता है, तो ये राशि उसे वापस दे दी जाती है। अब आगे अपन देखते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। देखें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कौन भाग ले सकता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर ही भाग लेंगे। जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, मेंबर्स 2 प्रकार के होते हैं, इलेक्टेड मेंबर और एक नॉमिनेटेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। सेकंड, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, राज्यों की जितनी भी लेजिस्लेटिव है, राज्यों की विधानसभाएं हैं, उनके भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। फिर एक अमेंडमेंट किया गया था, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। इसके द्वारा दिल्ली और जो पौंडीचेरी है, इसके जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव के, वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। यानी यूनियन जो टेरिटरीज हैं उनके सदस्य, यानी वहाँ पे पहली बात तो लेजिस्लेटिव ही नहीं है, लेजिस्लेटिव है दिल्ली और पौंडीचेरी में, यहाँ के सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन इसके लिए अमेंडमेंट किया गया था, 69th अमेंडमेंट था। 69th के तहत दिल्ली और पौंडीचेरी बनाई गई थी, और 17th अमेंडमेंट के द्वारा इनको ये अधिकार दिया गया था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, जो कि 1992 में हुआ था। अब मतों की संख्या को बराबर करने के लिए फॉर्मूला है, ये देख लीजिएगा। मतों की संख्या को बराबर करने का मतलब ये है कि यूपी में विधानसभा सदस्य रिप्रेजेंट करेंगे, यानी जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने स्टेट को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। एक राजस्थान स्टेट है, यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर्स हैं 200, जबकि यूपी के मेंबर्स हैं 404। यूपी की पॉपुलेशन की अपन बात करें तो 22 करोड़ के लगभग जा चुकी है। राजस्थान की पॉपुलेशन की बात करें तो 8 करोड़ के समथिंग है। तो ये बराबर मत कैसे आएंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, एक एमएलए के मत का मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव में जितनी मेंबर्स की संख्या है उसका भाग देते हैं। जैसे राजस्थान में 8 करोड़ है तो 200 का भाग देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/1000 से। एमपी के जब मत का मूल्य निकालना होगा, एमपी के वोट की वैल्यू निकालनी होगी,
तो जितने मेंबर्स के जो एमएलए की वैल्यूज़ आई हैं, सभी एमएलएज की जो वोटिंग की वैल्यू आई है उसमें पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उनको डिवाइड कर देंगे। और ये एक इलेक्टोरल कोटा का फॉर्मूला है कि मतदान प्रक्रिया कब तक चलती रहती है। तो जितने वैध मत आते हैं उसमें 2 से डिवाइड करके और 1, इसका मतलब यही है सीधा सा, मान लीजिए 200 वैध मत हैं, वैलिड वोट हैं, उनकी संख्या है 200, तो मतदान विजेता किसको घोषित किया जाएगा? जिसके पास में 101 मत आ जाएंगे, यानी 2 से डिवाइड करके 1 इसमें ऐड कर दीजिए। आगे चलते हैं अपन। इसके बाद में अपन बात करते हैं द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल। देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है प्रेसिडेंट का, इसमें 3 शब्द याद रखना किस तरीके से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। डायरेक्ट इलेक्शन उसे कहा जाता है जिसमें किसी भी कंट्री के सिटीजन डायरेक्टली वोट देने के लिए जाते हैं, जबकि इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि स्वयं जो सिटीजन है वो खुद वोट देने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि उन्होंने जिनको रिप्रेजेंट किया है वो रिप्रेजेंटेटिव, उनके जो प्रतिनिधित्व हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वे इसमें भाग लेते हैं। तो इनडायरेक्ट होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है, यानी एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली। इस पर कभी अपन डिटेल में एक अलग से वीडियो बना करके उसमें चर्चा करेंगे क्या होता है। अभी केवल आप 3 टर्म याद रखिए। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट रूप से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के आधार पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम इसमें अपनाया जाता है। फिर बात करते हैं अपन शपथ की। प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यदि सीजेआई अवेलेबल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज है वह इसे शपथ दिलाता है और दिलवाता है। प्रेसिडेंट किसकी शपथ लेता है? वह कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड करने की शपथ लेता है। संविधान के संरक्षण, परिरक्षण और अनुरक्षण की शपथ लेता है, जो कि सीजेआई द्वारा दिलाई जाती है। अब इसके जो शपथ का उल्लेख है, प्रेसिडेंट की शपथ का उल्लेख आर्टिकल 60 में है। 60 द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जिस दिन से शपथ लेता है, ओथ लेता है, उस टाइम से 5 इयर्स का उसका टेन्योर होता है, उसका टर्म होता है। इस टर्म के समाप्त होने के पहले भी वह किसी भी समय रिजाइन दे सकता है। प्रेसिडेंट अपना रिजाइन वाइस प्रेसिडेंट को देता है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है, यदि वाइस प्रेसिडेंट को इस्तीफा देगा तो वाइस प्रेसिडेंट तुरंत जो लोकसभा स्पीकर होता है उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करता है। तो एक बार एक क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कि प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है, उसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑप्शन में नहीं था, तो उसका आंसर चला जाएगा लोकसभा स्पीकर, क्योंकि लोकसभा ऐसा सदन है, ऐसा हाउस है जो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है भारत की जनता को। इसलिए यह आवश्यक है कि भारत की जनता को ये पता चले कि हमारे प्रेसिडेंट ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उसने रिजाइन दे दिया है। तो वाइस प्रेसिडेंट का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह इमीडिएटली इन्फॉर्म करें लोकसभा स्पीकर को। तो वह किसी भी समय अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकता है। इसके अलावा पार्लियामेंट उसे किसी भी समय हटाने का प्रस्ताव ला सकती है और वैसे हटा सकती है। उसे जो किस तरीके से हटाया जाता है, उसको हटाए जाने प्रोसेस को इम्पीचमेंट महाभियोग कहते हैं। इम्पीचमेंट महाभियोग कहते हैं, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ तक आप देखिएगा, इम्पीचमेंट के बारे में पूरे डिटेल में समझेंगे, और राष्ट्रपति का जब पद रिक्त हो जाता है तो क्या कंडीशंस होती है उसको भी समझेंगे अपन। और एक और वीडियो प्रेसिडेंट का बनेगा जिसमें प्रेसिडेंट की कार्य और शक्तियाँ, यानी क्या पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के,
क्या उसकी ड्यूटीज़ होती है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर दिस डिस्कशन।